Hello everyone, my name is Fancy Raj Popot and welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain about the separation and isolation of DNA fragments. This process is called gel electrophoresis. It means how DNA fragments are separated and isolated by the process called gel electrophoresis. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है. तो इलेक्ट्रो फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रो यानी कि होता है चार्ज, समथिंग रिलेटेड टू चार्ज या फिर समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी और समथिंग हैविंग ए चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रो. एंड फोरेसिस यानी कि मूवमेंट. तो आफ्टर ऑल होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो इतना क्लियर है. Just a basic thing that electrophoresis means movement of charged particles. So now let us clearly understand what is gel electrophoresis या फिर the method for separation and isolation of DNA fragments. Due to the use of restriction endonuclease, DNA results into fragments. These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. So what is gel electrophoresis? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, बस उसी फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक होती है उसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो अब आप बोलोगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों बोलते हैं हम उससे? क्योंकि इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में एक जेल यूज़ किया जाता है. उस जेल का नाम है अगारोस जेल. That's why we call it as gel electrophoresis. Now DNA fragments are negatively charged. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि चार्ज मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होता है. तो यहाँ पे हमारे चार्ज पार्टिकल्स कौन हुए भाई? यहाँ पे हमारे चार्ज पार्टिकल्स हुए डीएनए फ्रेगमेंट्स. तो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है. So what are DNA fragments? Negatively charged particles. They can be separated by forcing them to move towards anode. So हमको ये पता ही है कि DNA fragments negatively charged particles है, और अब negatively charged particles है वो obviously anode की तरफ move होते जाएंगे. So through a medium or matrix. तो यहाँ पे medium और matrix क्या है? तो here our medium and matrix is agarose. Agarose is medium and matrix. So it is what? It is a natural polymer extracted from seaweeds. It is very important. ये agarose gel कहाँ से extract किया जाता है? Seaweeds से. Most important thing remember. The DNA fragments separated according to their size. So DNA fragments are separated according to their size. Most important sentence इससे बहुत बार नीट में क्वेश्चन आए हैं कि डीएनए फ्रेगमेंट्स का किस तरह सेपरेट होता है. तो साइज और थ्रू द सीविंग इफेक्ट. तो सीविंग इफेक्ट क्या होता है? सीविंग इफेक्ट भी वही होता है कि जो स्मॉल साइज़ के होते हैं वो झड़प से जाते हैं और जो बिग साइज़ के होते हैं वो स्लोली चलते हैं. वही होता है सीविंग इफेक्ट. अब चलो ये साइज़ से कैसे सेपरेट होते हैं वो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ. चलो हम एग्जांपल से समझते हैं कि हाउ स्मॉलर DNA fragments go farther and how larger stays behind. So according to my example, listen now. अगर मैं बोलूँ कि आप एक टेनिस का बॉल ले लो और एक वॉलीबॉल का बड़ा बॉल ले लो. ठीक है. टेनिस का बॉल स्मॉल होता है और वॉलीबॉल बड़ा बिग होता है. यू नो दैट वेरी वेल. तो अब आप दोनों बॉल्स को सेम टाइम, सेम वेलोसिटी एंड सेम पोजीशन से पुश करते हो. ठीक है. दोनों बॉल्स को सेम टाइम पे, सेम टाइम इंटरवल पे आप सेम पोजीशन से पुश करोगे तो क्या होगा? कौन सा बॉल झड़प से अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचेगा? टेनिस बॉल, राइट. यू कैन जस्ट एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ कि टेनिस बॉल है जो वो झड़प से पहुँचेगा. बस उसी तरह यहाँ पे भी जो स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो झड़प से पहुँचेंगे. ठीक है. और सेपरेट हो जाएंगे. अब the separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide. कौन सा कंपाउंड है? ethidium bromide. मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, ethidium bromide. सो ये ethidium bromide से इसको स्टेन क्यों करना है भाई? स्टेन क्यों करना है? ये बड़ा सवाल है. तो चलो इसका भी एग्जाम्पल बता देती हूँ. सॉरी. तो चलो, अगर आपने चाय बनाई, ठीक है, चाय बनाई
आपने उसको स्टेन किया स्टेनर से, ऊपर क्या मिला स्टेनर में? चाय पत्ती मिली, राइट? चाय पत्ती तो मिल गई, पर आपको सेपरेट भी चाय पत्ती ही करनी है, राइट? तो सिर्फ चाय पत्ती सेपरेट करनी है आपको, तो क्या आपको स्टेनर में सिर्फ चाय पत्ती मिलेगी? बिल्कुल नहीं। तो स्टेनर में आपको मिल्की पार्ट्स होता है, जो मिल्क का सम क्रीमी पार्ट्स होता है वो भी मिलेगा, यानी कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हो गए जो ऑलरेडी चाय पत्ती के साथ अटैच रहेंगे। सपोज भी से हम मलाई बोलते हैं, ठीक है, वो मलाई या फिर और कोई पार्टिकल्स जो ऑलरेडी, या फिर सम वॉड अमाउंट ऑफ वाटर यूज है, तो ये वाटर और ये चाय पत्ती, वाटर एंड सम क्रीमी पार्ट्स, ये सब चाय पत्ती के साथ अटैच्ड ही रहेंगे। मतलब आपको तो सिर्फ चाय पत्ती सेपरेट करनी, तो आपको सिर्फ चाय पत्ती नहीं मिलेगी, आपको साथ साथ उसके साथ ही अटैच 2-3 पार्टिकल्स भी मिल जाएंगे। बस उसी तरह हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए फ्रेगमेंट्स को तो सेपरेट कर लिया, पर क्या हमें सिर्फ डीएनए फ्रेगमेंट्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ साथ जो उसके साथ अटैच कोई एलिमेंट्स या पार्टिकल्स है वो भी मिल जाएंगे। तो बस उसी को सेपरेट करने के लिए हम स्टेनिंग के लिए जो कंपाउंड यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। You can see bright orange color. So bright orange colored band of DNA in an ethidium bromide. So ethidium bromide से जब आप स्टेन करेंगे तब आपको bright orange कलर की बैंड देखने को मिलेगी. The separated DNA bands are cut out from agarose gel and extracted from the gel piece. This is known as, तो एट लास्ट ये जो डीएनए बैंड्स है उसको हम कट कर देते हैं अगारोस जेल से, और उसको आइसोलेट, यानी कि हम जो बोलते हैं ना चिमटा से हम खींच लेते हैं। बस उसी तरह ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को खींचना है हमें अंदर से, अगारोस जेल से हमें एक्सट्रैक्ट करना है, और उसी स्टेप को हम बोलेंगे इल्यूजन। ये इल्यूजन वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चलो हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए। तो ठीक है, ये इल्यूजन हो गया। द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्योरीफाइड इन दिस वे। तो इस तरह जो डीएनए फ्रेगमेंट्स प्योरीफाइड होते हैं वो कहाँ पे यूज़ होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो कहाँ पे यूज़ होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में, और बाय ज्वाइनिंग देम विथ क्लोनिंग वेक्टर्स। उसको क्लोनिंग वेक्टर्स के साथ ज्वाइन करने में भी यूज़ होता है। तो हो गया ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए और बाय ज्वाइनिंग देम विथ क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है। तो ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लास्ट वन भी, कि ये सेपरेट किए हुए फ्रेगमेंट्स कहाँ पे यूज़ होता है। तो हो गया आई थिंक हमारा पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पर चलो अब आप बोलोगे कि मैडम ये एनसीईआरटी डायग्राम से तो हमें कुछ समझना ही नहीं है, अब क्या करेंगे? ये क्या है जो वेल्स है, लार्ज स्मॉल डीएनए बैंड्स, ये सब है क्या? ये है क्या? तो चलो ये समझाने के लिए मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक 3D एनिमेशन। जिस एनिमेशन को देख कर एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको ये टीचिंग और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ऑल्सो इसे शेयर करना, ताकि सभी लोग अपने टॉपिक्स एकदम क्लियर कर सकें। इट्स लाइक क्रिस्टल क्लियर, एंड टू सी मोर सच वीडियोज़ and understand every topic crystal clear, then please subscribe my channel. So now let's move towards our animation.